स्ट्रक्चर अब हम देखते हैं डिविजनल स्ट्रक्चर। देखो, फंक्शनल स्ट्रक्चर में मेनली हमने क्या देखा कि जब कंपनी अपने स्ट्रक्चर को बनाती है काम के आधार पर बनाती है ना, तब तो फंक्शनल था। लेकिन डिविजनल स्ट्रक्चर जब यूज होता है जब मेनली कंपनी मल्टीपल प्रोडक्ट्स पे डील करती है। मेनली कब? मल्टीपल प्रोडक्ट्स पर डील करती है। और मेनली मल्टीपल प्रोडक्ट्स में जो हर प्रोडक्ट है ना, हर प्रोडक्ट्स जो है एक दूसरे से रिलेटेड भी नहीं होते, तब जाकर डिविजनल स्ट्रक्चर को यूज करती है। ठीक है। हालांकि चाहे सेम प्रोडक्ट लाइन भी हो ना, अलग अलग प्रोडक्ट है एक दूसरे से रिलेटेड भी, तब भी डिविजनल यूज कर सकती है। लेकिन ज्यादातर यूज कब करना चाहिए? जब सब एक दूसरे से विभिन्न हो, अलग हो, है ना, तब कंपनी क्या करती है। तो क्या बोला गया कि डिविजनल स्ट्रक्चर इज एन ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप वेयर अ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू सेपरेट यूनिट, यानी डिविजन्स के बेसिस पर, बेस्ड ऑन प्रोडक्ट, सर्विसेज, रीजन, कस्टमर। तो क्या किया, देखो बेटा, अभी बड़े पिक्चर को क्लियर करूंगा, ध्यान से सिर्फ सुनो मेरी बात को। जैसे क्या होता है, मैं टाटा कंपनी की बात करता हूं, और टाटा कंपनी का टाटा मोटर्स है ना, टाटा कंसल्टेंसी है, टाटा तनिक्स है, ये गोल्ड का काम कर रही है, ये सर्विस देने का काम कर रही है, और ये कार का काम कर रही है, राइट। तो अब एक कंपनी के मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, तो यहां पर कंपनी क्या करेगी? टाटा मोटर अलग हेड है, अलग डिवीजन बना दिया, टाटा मोटर का अलग डिवीजन बना दिया, टाटा कंसल्टेंसी का अलग डिवीजन बना दिया, और टाटा तनिक्स का अलग डिवीजन बना दिया। अच्छा, टाटा मोटर्स का इस डिवीजन का जो हेड होगा भैया वो अलग होगा, टाटा कंसल्टेंसी का हेड जो होगा वो अलग होगा, टाटा तनिक्स का जो हेड होगा वो अलग होगा। अच्छा, हर एक डिवीजन का, हर एक डिवीजन का अपना खुद का फंक्शंस होता है। जैसे टाटा मोटर का परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग होगा। टाटा कंसल्टेंसी का प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग होगा। टाटा तनिक्स का प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग होगा। अच्छा, तो आप ये कहना चाहते हो सर, जब कंपनी मल्टीपल प्रोडक्ट्स पर, या मल्टीपल सर्विसेज पर, या मल्टीपल रीजन्स पे भी अपना बिजनेस करती है, या मल्टीपल कस्टमर बेसिस पर मल्टीपल कस्टमर बेसिस पर भी बिजनेस करती है, आगे समझाऊंगा कस्टमर भी कैसे होते हैं और रीजंस भी कैसे होते हैं। तो कंपनी क्या करती है, अपने हर प्रोडक्ट का एक सेपरेट डिवीजन बना देती है, अपने हर एक सर्विस का सेपरेट डिवीजन बना देती है, और हर एक डिवीजन का अपना अपना फंक्शंस होता है। तब जाकर हम डिविजनल स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो मैंने बोला यस, ठीक है। तो हर एक डिवीजन बेटा अपनी कंपनी की तरह काम करता है, अपना डिपार्टमेंट होता है हर एक डिवीजन का, और उसका फुल कंट्रोल होता है उसकी ऑपरेशंस पर। ठीक है जी। तो ये डिविजनल स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखा दिया। ठीक है जी। कब डिविजनल स्ट्रक्चर यूज करना है बेटा? जब कंपनी का मल्टीपल प्रोडक्ट लाइन हो, जब, या फंक्शनल स्ट्रक्चर सही तरीके से काम नहीं कर पाएगा वहां पर, तब हमें चाहिए कौन सा? डिविजनल स्ट्रक्चर। टू मेनी प्रोडक्ट्स है तो भैया कोऑर्डिनेशन और कॉस्ट अक्रॉस डिपार्टमेंट में जो रिक्वायरमेंट है कोऑर्डिनेशन की वो बहुत ज्यादा चाहिए, इसलिए डिविजनल स्ट्रक्चर हमें चाहिए। ठीक है। जब डिविजनल स्ट्रक्चर पे कंपनी स्विच करती है, बेटर मैनेज होगा बेटा, परफॉर्मेंस अच्छा होगा, और हर एक प्रोडक्ट और सर्विस पर ढंग से फोकस किया जा पाएगा। देखो जी, डिविजनल स्ट्रक्चर में क्या हुआ, एक कंपनी का सीईओ है, डिवीजन ए फोन का, इसका अपना मार्केटिंग फाइनेंस एचआर प्रोडक्शन, डिवीजन बी टीवी का, मार्केटिंग फाइनेंस एचआर प्रोडक्शन, डिवीजन सी लैपटॉप का, अपना मार्केटिंग फाइनेंस एचआर प्रोडक्शन, सब इसका अपना अपना हो गया। हर डिवीजन इंडिपेंडेंटली अपने फुल टीम के साथ काम करता है, और हर एक डिवीजन उसके प्रॉफिट और लॉस के लिए खुद जिम्मेदार है। ठीक है जी। हर एक डिवीजन अपने प्रॉफिट और लॉस के लिए खुद जिम्मेदार है। कब सुटेबल है? जब कंपनी के मल्टीपल प्रोडक्ट हो बेटा, देर इज अ नीड टू फोकस ऑन ईच प्रोडक्ट सेपरेटली, हर एक प्रोडक्ट पर सेपरेटली फोकस करने की जरूरत है। बिजनेस बड़ा फैला हुआ है, डाइवर्सिफाइड है ना,
जैसे हिंदुस्तान लीवर की बात कर रहा है, रिलायंस रिटेल की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये पूरा कोर डिफरेंस है दोनों के बीच में, आपको ये समझ लेना है। चलो, फंक्शनल और डिविजनल के बीच में डिफरेंस क्या है? फंक्शनल भैया फंक्शन के आधार पर काम डिवाइड करता है। डिविजनल अगर मल्टीपल प्रोडक्ट है, मल्टीपल रीजन, मल्टीपल कस्टमर, मल्टीपल सर्विसेज है, तो हम डिविजनल स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। इसका स्पेशलाइजेशन एक फंक्शन पर है, इसका स्पेशलाइजेशन एक डिवीजन पर है बेटा। जैसे टाटा मोटर अलग, टाटा तनिक्स अलग, तो हर एक डिवीजन पे इसका स्पेशलाइजेशन है। डिपार्टमेंट इसको बनाया जाता है ग्रुप वाइज। यहाँ जो सेपरेट डिवीजन बनाया जाता है प्रोडक्ट के बेसिस पर, रीजन के बेसिस पर, कस्टमर के बेसिस पर या सर्विसेज के बेसिस पर। यहाँ पर डिसीजन मेकिंग सबसे टॉप पर सेंट्रलाइज्ड है बेटा। यहाँ पर मोर सेंट्रलाइज है क्योंकि डिविजनल का जो हेड है वो डिसाइड करेगा। अब जैसे टाटा कंपनी की बात कर रहा हूं, यहाँ के जो सीईओ हैं वो बेटा उसको कोई लेना देना नहीं, टाटा मोटर, टाटा तनिक्स। अब यहाँ जो टाटा मोटर का हेड है, डिवीजन हेड, वो ज्यादा डिसीजन लेगा। टाटा तनिक्स का जो हेड है वो ज्यादा डिसीजन लेगा, क्योंकि हर एक डिवीजन का अपना अपना हेड बना दिया गया है, इसलिए डिसेंट्रलाइजेशन करना पड़ा। सेंट्रलाइजेशन का मतलब आपको पता चल गया कि सारा पावर मेकिंग एक बंदे के हाथ में, कंपनी से रिलेटेड मेनली डिसीजन वो ले रहा है, मेजर डिसीजन। डिसेंट्रलाइजेशन में क्या हो रहा है, टॉप लेवल का बंदा नहीं ले रहा, उसने हर डिवीजन पर हेड बना दिए हैं, उसको लेना पड़ रहा है डिवीजन में डिसीजन। ठीक है, चलो जी। तो दोनों के बीच में आपको फर्क मैंने समझा दिया कि देखो यहां पर डिविजनल स्ट्रक्चर और फंक्शनल स्ट्रक्चर। अब यहां पर ध्यान रहेगा, जब कंपनी मल्टीपल प्रोडक्ट पर डील नहीं कर रही है, बिजनेस लार्ज तो है पर ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। अगर मल्टीपल प्रोडक्ट पे डील कर रही है, मल्टीपल रीजन पे डील कर रही है, मल्टीपल कस्टमर पे डील कर रही है, मल्टीपल सर्विसेज पे डील कर रही है, डिविजनल स्ट्रक्चर बनाएंगे। कंपनी का एक प्रोडक्ट लाइन है ना, तो हम फंक्शनल स्ट्रक्चर बनाएंगे। आगे मैं इसको और क्लियरिटी करूंगा, अभी सुनना मेरी बात को बड़े ध्यान से। वो भी बताऊंगा कि फंक्शनल स्ट्रक्चर मल्टीपल प्रोडक्ट में कब क्रिएट कर सकते हैं, वो भी बताऊंगा। मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनते चलो बस। ठीक है जी, यहां तक की बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए अच्छी तरह। अभी एग्जाम्पल समझना मेरी बात का। एक कंपनी का प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, एचआर डिपार्टमेंट है। ऑल दीज डिपार्टमेंट सर्व द कंपनी सिंगल लाइन ऑफ टेक्सटाइल प्रोडक्ट है बेटा, सिंगल लाइन। तो भैया सिंपल सी बात है, फंक्शनल स्ट्रक्चर, क्योंकि हर एक फंक्शन अपना अपना काम कर रहा है, तो ये फंक्शनल स्ट्रक्चर है। डिपार्टमेंट कैसे बन रहे हैं, बेस्ड ऑन फंक्शन, और सेम प्रोडक्ट लाइन के लिए सभी काम कर रही है। अ कंपनी मेक कॉस्मेटिक्स, फूड और क्लोथिंग, बेटा अलग अलग प्रोडक्ट लाइन है, सेपरेट डिपार्टमेंट है फॉर सेल्स, एचआर एंड प्रोडक्शन। हर एक डिवीजन में देखो, टाटा मोटर का अपना फंक्शन था, टाटा टनिक्स का अपना था, तो सीधी सी बात है डिविजनल स्ट्रक्चर है, साफ समझ आ रहा है, क्योंकि भैया हर एक डिवीजन का अपना अपना फंक्शन है ना। सर, अगर टाटा मोटर, टाटा तनिक्स और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, सबका फाइनेंस डिपार्टमेंट एक ही है, सबका मार्केटिंग डिपार्टमेंट एक ही है, तो कौन सा स्ट्रक्चर हुआ भैया, फंक्शनल स्ट्रक्चर हुआ, ध्यान दे देना। लेकिन जब अगर सबका अलग अलग क्या है फंक्शन का, फंक्शन है, टाटा मोटर का अलग फंक्शन है, टाटा टनिक्स का अलग है, इसका अलग है, फंक्शनल स्ट्रक्चर अलग है, सबका अपना अपना, तो डिविजनल स्ट्रक्चर कहलाएगा। ठीक है सर। तीसरी बात, अब बैंक हैज सेपरेट डिवीजन। देखो अब रिटेल कस्टमर के अलग, कॉर्पोरेट क्लाइंट्स के लिए अलग, एनआरआई के अलग। यहां पर यहां क्या कर रही है कंपनी, बेस्ड ऑन कस्टमर अपने स्ट्रक्चर को बना रही है। तो मैंने तुमको बेस्ड ऑन कस्टमर में बताया था, डिविजनल स्ट्रक्चर कस्टमर बेस्ड है। ठीक है, एक एमएनसी है, वो इंडिया में भी ऑपरेट करते हैं, यूरोप में भी ऑपरेट करते हैं, यूएस में भी ऑपरेट करती है। हर रीजन का उसका एचआर है, मार्केटिंग है, फाइनेंस है, डिपार्टमेंट है, तो हर रीजन वाइज उसका फंक्शन अलग है। अगेन बेटा डिविजनल स्ट्रक्चर, क्योंकि मैंने तुमको बताया था कि जब कंपनी का कस्टमर बेस्ड हो या स्ट्रक्चर रीजन बेस्ड हो या प्रोडक्ट अलग अलग मल्टीपल प्रोडक्ट या सर्विस पे डील करता उस हिसाब से स्ट्रक्चर बनाया गया, तो डिविजनल स्ट्रक्चर विल बी आंसर। तो आई होप मेरा बच्चा आप कहीं भी कंफ्यूजन में नहीं रहेगा, कब डिविजनल कब फंक्शनल। ठीक है सर। सर एडवांटेज क्या है डिविजनल स्ट्रक्चर का, देखो बेटा फंक्शनल स्ट्रक्चर में हर डिपार्टमेंट वाइज स्पेशलाइजेशन आया था मैनेजर को। यहां पर जो डिपार्टमेंट के हेड हैं, है ना, डिवीजन के हेड, सॉरी डिपार्टमेंट के नहीं, डिवीजन के हेड। डिवीजन के हेड बोले तो टाटा मोटर का जो हेड होगा डिवीजन का, उसको पूरे टाटा मोटर का स्पेशलाइजेशन आ जाएगा, क्योंकि बेटा उस पूरे टाटा मोटर में चाहे मार्केटिंग हो, फाइनेंस हो, हर चीज का उसने नॉलेज ले लिया है।
जो टाटा तनिक्स का हेड होगा वो पूरा टाटा तनिक्स का स्पेशलाइजेशन उसका आ जाएगा, क्योंकि उसने हर एक प्रोडक्ट लाइन का नॉलेज ले लिया है ना। हर एक प्रोडक्ट लाइन का मतलब मार्केटिंग सेल्स वगैरह सब कुछ उसको पता है, उसकी उसका खुद का डिवीजन का, दूसरे डिवीजन का नहीं। तो प्रोडक्ट रिलेटेड स्पेशलाइज्ड होते हैं यहां पर। ठीक है जी। दूसरा, क्लियर अकाउंटेबिलिटी फॉर प्रॉफिट एंड लॉसेज। अभी देखो दिक्कत क्या आती थी बेटा, अगर मैं फंक्शनल स्ट्रक्चर बना रहा था, वहां पर एमडी था, यहाँ पर परचेज डिपार्टमेंट था, सेल्स डिपार्टमेंट था, मार्केटिंग डिपार्टमेंट था। अब ये बोलता कि भैया मैंने तो अपना काम ठीक किया, अब मुझे इससे क्या लेना, इससे क्या लेना। यहां पर ना अकाउंटेबिलिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी कि भैया गोल जो अचीव नहीं हुआ या प्रॉफिट कम रहा तो किस डिपार्टमेंट के कारण, इसके कारण, इसके कारण, इसके कारण, किस डिपार्टमेंट के कारण। बट डिविजनल स्ट्रक्चर में जो टाटा मोटर है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है, टाटा तनिक्स है ना। तो यहां पर जो टाटा मोटर का हेड है, डिवीजन का हेड है, यहाँ टाटा कंसल्टेंसी का हेड है, इनको पकड़ लिया जाता है कि भैया तुम अकाउंटेबल हो, तुम जवाब दियो तुम्हारे डिवीजन का प्रॉफिट एंड लॉस का। ठीक है, तुमको देखना है क्योंकि तुम्हारे अंडर मैंने सब कुछ दे रखा था। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, यहां पर ये फायदा हो जाता है। तीसरा, फ्लेक्सिबिलिटी एंड क्विक डिसीजन मेकिंग। ठीक है जी। फ्लेक्सिबिलिटी एंड क्विक डिसीजन मेकिंग का मतलब क्या है, वहां पर तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, जैसे यहां ऊपर से समझा देता हूं। यहां पर क्या था बेटा, इस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाला, सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग, ये अपने अपने डिपार्टमेंट का तो डिसीजन लेते थे, लेकिन और कोई बड़ा चेंजेस लाना था तो इनको कंसल्ट करना पड़ता था एमडी से। बट यहां पर जैसे सीईओ है, वो सभी डिपार्टमेंट का जो बॉस है, कंपनी का बॉस है। यहां पर क्या, जो टाटा मोटर है इसका जो हेड है इसको टोटल डिसीजन लेना है, टाटा कंसल्टेंसी का हेड है इसको लगभग सारा डिसीजन लेना है, टाटा तनिक्स का जो हेड है इसको सारा डिसीजन लेना है। इसको सीईओ से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती इन लोगों को, है ना। इसलिए यहां पर क्या बोला गया, फ्लेक्सिबिलिटी है और क्विक डिसीजन मेकिंग। हर एक डिपार्टमेंट, हर एक डिवीजन, डिपार्टमेंट नहीं, हर एक डिवीजन अपना अपना इंडिपेंडेंट काम कर रहा है, उसको दूसरे डिवीजन से कोई मतलब नहीं है, उसको किसी से अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है किसी भी स्मॉल मैटर पर। बड़े मैटर पर जरूरत जरूर पड़ सकती है, स्मॉल मैटर पर कोई लेने की जरूरत नहीं पड़ती, ये अपना डिसीजन खुद लेंगे, है ना। जैसे टाटा मोटर में कमर्शियल व्हीकल डिवीजन कैन क्विकली लॉन्च अ न्यू मॉडल और मार्केटिंग स्ट्रेटेजी विदाउट वेटिंग अप्रूवल फॉर द पैसेंजर व्हीकल डिवीजन और हेड ऑफिस, है ना। हेड ऑफिस से नहीं पूछने की जरूरत या दूसरे डिवीजन से पूछने की जरूरत नहीं होती, अपना खुद का डिसीजन ही लेंगे। उन लोगों को डिसीजन सारे डिपार्टमेंट को देखते हुए लेना पड़ता है। चलो जी। नेक्स्ट है इजी एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। अभी क्या है, टाटा कंसल्टेंसी था, टाटा मोटर था, टाटा तनिक्स था। अगर चौथा डिवीजन कुछ ऐड करना पड़े तो हम इजीली ऐड कर सकते हैं, पांचवा डिवीजन ऐड करना पड़े तो इजीली कर सकते हैं, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा किसी भी डिवीजन को। नया प्रोडक्ट, कोई नया रीजन या नया कोई कस्टमर बेस्ड डिजाइनिंग कुछ भी ऐड करनी है अपन यहां पर ऐड कर सकते हैं। क्लियर बात। एक्सपेंशन इजी है, ग्रोथ इजी है, कोई दिक्कत नहीं होती। कमी क्या है, कंफ्लिक्ट्स बिटवीन डिवीजन। अब देखो जी, भाई साहब जो कंपनी का बॉस है, सीईओ है, उसको तो बजट अलॉट करना है टाटा मोटर को भी, टाटा कंसल्टेंसी को भी और टाटा तनिक्स को भी, है ना। तो हर एक डिपार्टमेंट की जो है लड़ाई है वो रिसोर्सेज के पीछे ही है। डिवीजन में compete with each other for limited resources like budget, manpower और equipment. Each division may focus on its own profit even it harm the overall company. हर किसी का फिर से यहाँ पर दिक्कत क्या, अपने वहां अपने अपने डिपार्टमेंट का सोचते थे, यहाँ अपने अपने डिवीजन के बारे में सोचते हैं, है ना। जैसे in a company like Tata Group, if the steel division demand large scale of fund फॉर एक्सपेंशन, तो जो ऑटोमोबाइल डिवीजन है वो भैया मायूस हो जाए, भाई तू ले जाएगा तो हम क्या करेंगे, है ना। इसके कारण आपस में डिपार्टमेंट में कंफ्लिक्ट पैदा हो जाती है। ठीक है जी, तो आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी। डुप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटी इंक्रीजेस कॉस्ट। देखो सबसे बड़ी जो कमी है यहाँ, अपन फंक्शनल में क्या देखते थे कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट एक ही था, सेल्स डिपार्टमेंट एक ही था, लेकिन यहां क्या हो रहा है, टाटा मोटर का मार्केटिंग डिपार्टमेंट अलग है, टाटा तनिक्स का मार्केटिंग डिपार्टमेंट अलग है, टाटा कंसल्टेंसी का मार्केटिंग डिपार्टमेंट अलग है। तो भैया हर एक डिपार्टमेंट को बनाने के कारण कॉस्ट बढ़ रहा है, डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स हो रहा है, डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स हो रहा है ना, एक जैसा काम बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसलिए क्या बोला गया, खर्चा है इसके कारण जो है बढ़ जा रहा है, ये भी एक कमी है। नेक्स्ट है डिविजन हेड मे बिकम टू पावरफुल।
मतलब क्या कह रहा है, एक एग्जांपल से समझेंगे। इन अ डिविजनल मैनेजर at Reliance Retail start focusing only on own division goals and ignore the larger strategy of Reliance Industries. It create internal issues और discontinuity। मतलब क्या आ रहा है बेटा जी, जैसे टाटा कंसल्टेंसी है, टाटा मोटर है, टाटा तनिक्स है। अब जो इसका हेड होता है ना, इसका हेड, इसका हेड, इसका हेड, इन लोगों में ईगो पावर आ जाती है, भाई मैं तो राजा हूं अपने डिवीजन का। तो ये सारे ये जो है ऐसे ऐसे डिसीजन लेने लगता है, भैया इसको कोई मतलब नहीं टाटा मोटर से, टाटा तनिक से। तो ये क्या कर रहा है, ये डिसीजन जो ले रहा है, ये अपने हित के लिए, मतलब अपने डिवीजन के हित के लिए ले रहा है, इसको कोई मतलब नहीं है ओवरऑल कंपनी के ग्रोथ का। तो यहां पर ये जो डिसएडवांटेज है ये गलत है। भैया सारा डिवीजन कनेक्टेड तो एक ही कंपनी से है, तो इसके बारे में बड़ा ध्यान से कहीं भी तुम स्टेटमेंट भी दो ना, भाई टाटा कंसल्टेंसी टाटा मोटर का कहीं गलत स्टेटमेंट ना दे। वो अपने को उठा रहा है, दूसरे को, दूसरे डिवीजन को गिरा रहा है, तो ये कोई मतलब नहीं है ना। तो ये चीज का बड़ा दिक्कत रहती है, ये एक लिमिटेशन है। तो सुटेबिलिटी कहाँ है डिविजनल स्ट्रक्चर का, अगेन लार्ज और डाइवर्सिफाइड कंपनी, जहां पर मल्टीपल प्रोडक्ट या सर्विसेज पे डील कर रहे हो, डिफरेंट रीजन्स पे डील कर रहे हो, है ना। तो अपन ने क्लियर कर दिया था डिविजनल चाहिए, मल्टीपल प्रोडक्ट्स हो रहा है बेटा, सर्विसेज मल्टीपल प्रोडक्ट और सर्विसेज, रीजन मल्टीपल था, मल्टीपल रीजन पे काम कर रहे हैं, मल्टीपल कस्टमर बेस्ड पर काम कर रहे हैं। तब क्या हो रहा था, हमें डिविजनल स्ट्रक्चर चाहिए था। फास्टर डिसीजन मेकिंग और अकाउंटेबिलिटी अगर चाहिए तो ये चाहिए। तो तुमको दोनों का एडवांटेज डिसएडवांटेज पता है, जहां तुमको जो फायदा दिखेगा तुम वो स्ट्रक्चर खोलोगे। ठीक है जी, दोनों के डिफरेंस हमने पढ़ लिया था, फिर भी तुम यहां पर एक बार डिफरेंस को रीड कर लेना। कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई डाउट होता है, तुम मुझे व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो। अब देखो बहुत शानदार क्वेश्चन लेके आऊं मैं तुम्हारे लिए, जो तुमको बड़े ध्यान से समझना है। क्या मल्टीपल प्रोडक्ट के साथ कंपनी फंक्शनल स्ट्रक्चर को यूज कर सकती है? यस, ऑफ कोर्स यस। अगर बेटा जी कंपनी का मल्टीपल प्रोडक्ट है तो फंक्शनल स्ट्रक्चर कब यूज कर सकती है? अगर सिमिलर टाइप का प्रोडक्ट है, जो मल्टीपल प्रोडक्ट है वो सिमिलर टाइप का प्रोडक्ट है, और अगर हम जैसे उसके जो फंक्शंस है वो आपस में शेयर कर सकते हैं, मतलब एक ही फाइनेंस डिपार्टमेंट रख सकते हैं सभी के लिए, एक ही सेल्स डिपार्टमेंट रख सकते हैं सभी के लिए, शेयर हो सकता है, तब हम फंक्शनल स्ट्रक्चर को खोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। जो बिजनेस का लेवल है वो ज्यादा बड़ा नहीं, स्मॉल है, आराम से मैनेज हो पाएगा, तभी कर सकते हैं। और कंपनी को ये लगता है कि भैया मुझे डिसेंट्रलाइज नहीं करना है, मैं अलग अलग डिवीजन का हेड नहीं बनाना चाहता, मैं एक ही हेड रखना चाहता हूं, इस प्रोडक्ट लाइन के लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी, है ना, जो सबको कंट्रोल कर ले, तो सेंट्रलाइज रखना चाहता है वो, तब जाकर आप फंक्शनल स्ट्रक्चर को ओपन कर सकते हो। तो एग्जाम में बेटा जी अगर आपको एक मल्टीपल प्रोडक्ट लाइन में भी अगर ऐसा दिख रहा है कि भैया सभी प्रोडक्ट्स के लिए एक ही फंक्शन है, एक ही मार्केटिंग, एक ही फाइनेंस डिपार्टमेंट है, या एक ही हेड है सभी प्रोडक्ट से, तो वो फंक्शनल स्ट्रक्चर ही है, डिविजनल नहीं है। बट अगर मल्टीपल प्रोडक्ट है, मल्टीपल कस्टमर बेस्ड है, मल्टीपल रीजन बेस्ड काम हो रहा है, और सबके अपने अपने मार्केटिंग फाइनेंस सेल्स डिपार्टमेंट है, सबके अपने अपने हेड हैं, तब वो डिविजनल स्ट्रक्चर है। ठीक है जी, देखो जी एग्जांपल, अ डेयरी कंपनी सेल मिल्क, चीज एंड बटर, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं बेटा, थ्री प्रोडक्ट है जो क्लोज रिलेटेड है, तो एक ही प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, एक ही मार्केटिंग डिपार्टमेंट, एक ही सेल्स डिपार्टमेंट से काम चल रहा है। तो ये स्ट्रक्चर कौन सा है जी? फंक्शनल स्ट्रक्चर है, डिविजनल स्ट्रक्चर नहीं है। अब फंक्शनल स्ट्रक्चर प्रॉब्लम कब बनेगा, यहां पर अगर कंपनी ग्रो करती है तो यहां पर फंक्शनल स्ट्रक्चर प्रॉब्लम बन जाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट को मैनेज करना एक डिपार्टमेंट से इजी नहीं होगा बेटा, क्योंकि एक डिपार्टमेंट वालों के पास बहुत काम होते हैं, है ना। मैनेजर भी काम से, जो एक ही हेड है वो सभी पे ध्यान नहीं दे पाएगा ढंग से, डिसीजन मेकिंग स्लो हो जाएगा, है ना। तो ये दिक्कत आ सकती है। ठीक है, तो यहां मैंने तुमको क्लियर कर दिया बेटा, कंपनी का अगर सेपरेट टीम है, हर एक प्रोडक्ट लाइन के लिए डिविजनल है, एक सेंट्रलाइज मेकिंग है, मीन्स एक ही फंक्शन सभी को हैंडल कर रहा है, तो फंक्शनल है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट लेक्चर में फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे, बट आपको मैंने बहुत तरीके से फंक्शनल और डिविजनल स्ट्रक्चर क्लियर कर दिया है। कोई भी डाउट हो इसमें तो आप मुझसे पूछ सकते हो।
थैंक यू।